सितंबर 1931 अफ्रीकी मुल्क लीबिया का ऐसा इलाका जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसा था में घोड़ों पर सवार लोगों की फौज के दस्ते से झड़प हो रही है। गोलियों की थरथराहट दोनों तरफ से गूं बगूं जारी थी। घोड़ों पर सवार लोग थोड़ी देर तो मुकाबला करते हैं, लेकिन जैसे ही असला खत्म होता है वो वहां से भाग निकलते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद सिपाही उनका पीछा ना कर सके तो उसी दौरान जमीन पर गिरी हुई ऐनक पर नजर एक फौजी अफसर की पड़ी। वो ऐनक उठाकर हवा में लहरा कर कहता है कि इस ऐनक पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही उसके सर पर भी हमारा कब्जा होगा। और यह ऐनक उमरुल मुख्तियार की थी। आखिर इटली की हुकूमत इस शख्स को क्यों पकड़ना चाहती थी और आखिर ये उमरुल मुख्तियार था कौन? 20 साल तक इटली जैसी ताकतवर हुकूमत से वो क्यों लड़ता रहा जबकि उसके पास महदूद वसाइल और बहुत ही कम असला मौजूद था? ये बात 20वीं सदी के स्टार्ट की है, जब यूरोपीय ममालिक माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और दिन ब दिन उनकी फ़ौज में भी इजाफा हो रहा था। अपनी इस ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए ये अपनी सरहदों को पार करके अफ्रीकी ममालिक पर हमला आवर हो रहे थे जो कुदरती वसाइल से माला माल थे। अक्टूबर 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया। लीबिया का एक इलाका उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया उस वक्त इंतहाई कमज़ोर थी। 18 अक्टूबर 1912 लुज़ान में होने वाले माहदे की वजह से सल्तनत उस्मानिया ने लीबिया पर से अपना हाथ उठा लिया और अपने अफवाज को वापस बुला लिया। लीबिया की हिफाजत के लिए पीछे कोई फौजी ना दिया और ये सूरत हाल इटली के हक में खुशगवार रही, लेकिन लीबिया के मुसलमानों ने इटली के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया। इटली की अफवाज को यूनिसी तहरीक की सूरत में एक जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। 1837 में एक मजहबी जमात सैनूसी तहरीक, जिसकी बुनियाद मोहम्मद बिन अली यनूसी ने रखी थी। सैकड़ों मदरसे इसी तहरीक के तहत मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए थे। इन्हीं मदरसों से उमरुल मुख्तियार ने तालीम हासिल की थी। सैनूसी तहरीक के पास असले और अफराद बहुत कम थे इटली के मुकाबले में, लेकिन ये लोग वहाँ के रहने वाले थे तो पहाड़ी और सहराई इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए इटली की फौज सैनूसी तहरीक को शिकस्त न दे सकी। 4 साल तक जारी रहने वाली पहली जंग अज़ीम 1914 में यूरोप से शुरू हुई और ये जंग इतनी बड़ी थी कि इटली की हुकूमत लीबिया पर ज़्यादा तवज्जो न दे पाई। 1922 में एकदम से सूरत हाल अचानक से तब्दील हो गई, क्योंकि उस वक्त इटली का इक़्तिदार बेनितो मुसोलिनी के हाथ में आ गया। मुसोलिनी फासिक हुक्मरान के साथ साथ सख्त नजरियात रखने वाला इंसान था। उसने पूरे लीबिया पर कब्जा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस मुश्किल वक्त में सनूसी तहरीक के सरबराह अदरीस सनूसी लीबिया छोड़कर मिस्र चले गए और अपनी जगह उमरुल मुख्तियार को फ्राहमी तहरीक का सरबराह बना गए। यहाँ से अब उमरुल मुख्तियार मंजर आम पर आना शुरू हुआ। बेनितो मुसोलिनी ने 1923 में जनरल बोंगेवानी को लीबिया का गवर्नर बनाकर भेजा, जबकि इसी दौरान जबल हर्ब की पहाड़ी पर उमरुल मुख्तियार अपने सिपाहियों की तरतीब करने में मसरूफ था और इसी बात का फायदा जनरल बोंगेवानी ने उठाया और हमला करने का फैसला किया। उमरुल मुख्तियार के पास सिपाहियों की कुल तादाद 6000 थी। 11 ब्रिटेनियंस, 8000 सिपाही, मशीन गनों, जंगी जहाज़ों और तोपों से तेज इस फौज का मुकाबला करने के लिए उमरुल मुख्तियार के पास बहुत ही कम सामान था और सिपाही भी बहुत ज्यादा कम थे और इटली की फौज इस बात से बखूबी वाकिफ थी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उमरुल मुख्तियार ने गुरिल्ला जंग लड़ने का फैसला किया। असल में गुरिल्ला जंग में दुश्मन के सामने आकर हमला करने की बजाय छुप कर उस पर घात लगाई जाती है। उमरुल मुख्तियार और उसके साथियों ने भी मिलकर कुछ ऐसा ही किया। ये लोग एक जगह छुप कर बैठ जाते और वहां से गुजरने वाले फौजियों पर हमला कर देते, जिसकी वजह से इटली की फौज को काफी ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो घोड़ों पर सवार होकर इटली की फौज को अपने पीछे वहां ले जाते जहां पहले ही उमरुल मुख्तियार घात लगाए बैठा होता था और उन फौजियों को हलाक कर देता था। और इसी दौरान उन्होंने असले के कई गोदाम भी धमाकों से तबाह कर दिए और इटली की फौज को इन हमलों की वजह से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और इनके कई नामवर अफसरान भी मारे गए। ये बात 1926 की है, यानी 2 साल के बाद इटली ने जनरल तरवेज़ी को गवर्नर बनाकर भेजा लीबिया पर। लेकिन जब 1 साल तक जनरल तरवेज़ी को भी कामयाबी ना मिल सकी तो अगले साल यानी 1927 में इटली ने जनरल मेज़ेट्टी को फौज का सरबराह बनाकर भेजा। लेकिन यह नया फौजी सरबराह भी उमरुल मुख्तियार को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सका। फिर 1930 यानी 2 साल के बाद इटली ने एक बार फिर अफवाज के सरबराह को तब्दील करने का फैसला किया और इस बार इटली ने जनरल ग्रेज़ियानी को सरबराह बनाकर भेजा। जनरल ग्रेज़ियानी को जुल्म की वजह से द बुचर ऑफ फिजान यानी फिजान का कसाई भी कहा जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ही बेरहम सरबराह था। ये जंग के दौरान किसी किस्म के रहम का कायल ना था। कई मरतबा तो इसने मुख्तलिफ कबायली सरदारों के हाथ पांव बांधकर हवाई जहाज़ों से जमीन पर फेंक कर हलाक करवाया था। लीबिया आकर जनरल गज़ियानी ने सबसे पहले तो खेमे बस्तियों की तरह कंसंट्रेशन कैंपस कायम किए और लाखों लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर इन कैंपस में डाल दिया। इस कैंपस के गिर्द सख्त सिक्योरिटी लगाई गई और खारदार तारें इसके गिर्द लगवाईं। कैंपस में लोगों पर बहुत तशद्दुद किया और वहाँ ना खाने पीने और इलाज का कोई मुनासिब बंदोबस्त था। सहरा के गर्म मौसम, भूख और प्यास की मुश्किलात बर्दाश्त करके हज़ारों लोग रोज़ अपनी जान की बाजी हार जाते थे। फौजी रोज़ाना हज़ारों लाशों को ट्रकों में लाद कर सहरा में फेंक आते थे। मदारिस और तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए और तो और मशरिक की जानिब से मिस्र और लीबिया की सरहद पर तकरीबन 400 किलोमीटर तवील खारदार बाड़ लगा दी गई।
عمر المختار اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی مشکل ہو گئی۔ ان کے گھر والے اذیت برداشت کر رہے تھے، نئی افرادی قوت آنا اور خوراک کی سپلائی بھی بند ہو چکی تھی، مگر عمر المختار نے ہار نہ مانی اور لڑائی جاری رکھی۔ 11 ستمبر 1931 کو اٹلی کی فوج کو ایک مخبر کی اطلاع ملی۔ اٹلی کی فوج کے کچھ دستوں نے ایک مخصوص علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان فوجیوں کی 12 گھڑ سواروں کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں سے 11 گھڑ سوار تو مارے گئے اور 12واں گھڑ سوار زخمی تھا۔ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ یہ گھڑ سوار خود عمر المختار تھا۔ اس وقت اس کی عمر 70 برس تھی۔ انہیں گرفتار کر کے فوجی مرکز لے آئے۔ اٹلی حکومت نے عمر المختار کو ایک آفر دی کہ اگر وہ تحریری طور پر اپنے ساتھیوں کو کہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں تو اٹلی حکومت عمر المختار کو اٹلی کی شہریت اور دیگر کئی مراعات سے نوازیں گی، لیکن عمر المختار نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا: We will never surrender. We win or we die. اٹلی کی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی اور انہوں نے اپنی ہی عدالت میں عمر المختار کو سزائے موت سنا دی، اور پھر 16 ستمبر 1931 کو 20,000 لوگوں کے سامنے عمر المختار کو سلوک شہر میں سرِ عام پھانسی دے دی گئی اور وہیں تدفین بھی کی گئی۔ سنوسی تحریک کو عمر المختار کی موت سے بے حد نقصان اٹھانا پڑا اور لیبیا میں کئی روز سوگ منایا گیا۔ اٹلی کو لیبیا پر قبضہ کرنے میں اور کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی اور اس کے بعد لیبیا کو 1951 میں اٹلی سے آزادی حاصل ہوئی۔ جون 2009 میں لیبیا کے صدر معمر قذافی جب اٹلی کے دورے پر گئے تو انہوں نے اپنے سینے پر ایک تصویر لگا رکھی تھی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ عمر المختار کی تھی۔ 1981 میں عمر المختار کی زندگی پر مصطفیٰ کساد نے لیبیا کی حکومت کے تعاون سے ایک فلم بنائی، دی لائن آف ڈیزرٹ، جس نے بھرپور شہرت بھی حاصل کی۔ اگر آپ کو ایسی دلچسپ انفارمیشن میں دلچسپی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔